छोटे छोटे बच्चों के साथ बुर्के वाली औरतें घूम रही हैं, जवान लड़कियां रात को 1 बजे अकेली जा रही है, हिंदू है या मुसलमान है, दोस्तों के साथ चहलकदमी कर रही है, गप मार रही है। ऐसी नाइट लाइफ। और मुसलमान अपने इलाकों से निकल के हिंदू इलाकों में जाके जब घूमने जाते हैं रात को, या अकेली लड़की मुसलमान जाती है, तो आप सोच सकते हैं कैसी सुरक्षा का माहौल आज के गुजरात में है। दिल्ली में तो रात को 8 बजे लड़की घर नहीं आई तो माँ बाप की जान धुक धुक करने लगती है, इतनी असुरक्षा है। आए दिन लड़कियां अगवा हो रही हैं, गैंगरेप हो रहा है। ये हरकतें नहीं हो रही गुजरात में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया, हिंदू और मुसलमान के अलगाव को ख़त्म किया, दोनों को एक दूसरे का जो डर था, एक दूसरे के दंगाई तत्वों से उसको ख़त्म किया, और सबके लिए विकास और एजुकेशन, गर्वी गुजरात, ये मॉडल पेश किया, जिसका फ़ायदा मुझे लग रहा है गुजरात को तो हुआ ही है, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, सबको, हर कास्ट को, ट्राइबल एरियाज़ में भी आप जाके देखिए एक नई वाइब्रेंसी कैसे लाए। पर एक सबसे अच्छी बात, हमारा सौभाग्य है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कई लोगों को ये बातें पता चली, मेन स्ट्रीम मीडिया से तो सिर्फ नफ़रत उस आदमी के प्रति, उसको दुष्प्रचार, और आज एक पूरे देश को एक नया डेवलपमेंट मॉडल और एक नया लीडर गुजरात ने प्रदान किया। और आखिरी मेरी यही कंक्लूजन है कि अगर नरेंद्र मोदी सच में इतना खराब इंसान होता, अगर सच में वो दंगा पसंद होता, तो कांग्रेस की उससे खूब पटती। मुलायम सिंह से कितनी अच्छी दोस्ती है, उमर अब्दुल्ला से कितनी अच्छी दोस्ती है, जो सबसे अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, जो सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला साहब हों, या समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह हों, या मायावती जी हों, या कोई भी भ्रष्ट है। लालू जी से कितना इश्क है कांग्रेस को, हाँ, कितना बचाते हैं, पूरी सीबीआई, पूरी आईबी, पूरी तंत्र लगा देते उनको बचाने में। अगर नरेंद्र मोदी करप्ट होते, दंगा पसंद होते, मुसलमानों से नफ़रत करने वाले होते, ईसाइयों से नफ़रत करने वाले होते, अगर कॉरपोरेट सेक्टर के बिकाऊ होते, अगर वो नेक नियति से काम न कर रहे होते, तो कांग्रेस ने उन्हें गले से लगाया होता और सोनिया दरबार में उनकी बहुत अहम प्रतिष्ठा होती। क्योंकि वो नेक है, क्योंकि उसने दंगा मुक्त राजनीति पहली बार गुजरात को ही नहीं दी, देश को देने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो गुड गवर्नेंस देने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो करप्शन को रोकने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसने वो वायदा निभाया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये पहले दिन का नरेंद्र मोदी का वायदा था। उस वायदे का आज नया रूप कि मैं दिल्ली में चौकीदार बन के जाऊंगा, कोई भी गंदा पंजा सरकार की तिजोरी से पैसा ना लूट सके, इसका इंतज़ाम करूंगा, और जनता के हित की सरकार होगी, जनता की सेवा करने वाली सरकार, हम सेवक बन के जाएंगे। ये सब है, इसलिए कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रहा, इसलिए इतनी फौज खड़ी की एनजीओज की। सारे एनजीओज के खिलाफ 2 बातें कॉमन है उनकी, सब कांग्रेस के उठाए हुए और सब फॉरेन फंडेड। अमेरिका से फोर्ड फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, ये अमेरिका के फंडेड, यूरोपियन एजेंसीज के फंडेड, इनमें से कोई भी देश के पैसे से चला नहीं सकता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, टी स्टार सेटलवाड हो, सब फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं और कांग्रेस से मिली भगत से काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा देश के अंदर का षड्यंत्र तो है ही है, ये माफिया राजनीति, इसमें इंटरनेशनल भी षड्यंत्र शामिल है। और अगर वो नेक इंसान न होता तो इतना षड्यंत्र करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं थी, अपने आप ही मारा जाता, अपनी मौत मारा जाता। ये 12 साल में
इतने प्रयास के बावजूद एक एफआईआर भी नहीं दर्ज करा पाई। हर लेवल पे सीता ने भी एक अग्नि परीक्षा दी, नरेंद्र मोदी ने तो इतनी अग्नि परीक्षा 12 साल 365 दिन उस आदमी ने अग्नि परीक्षा दी हैं, और फिर भी he has come out unscathed and really I feel fortunate। मैं अपना बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे खुदा ने कैसे अकल दी कि प्रोपेगेंडा इतना दुष्प्रचार होने के बावजूद, मेरे तो सारे दोस्त, मेरे सारे कॉलीग्स उसके दुश्मन हैं, उसके बावजूद मुझे ये खुदा ने अकल दी कि जाओ खुद देख के आओ। और फिर इतनी हिम्मत दी कि इतनी गाली खाने के बावजूद, इतना मेरे खिलाफ भी कीचड़ उछालने के बावजूद, देखिए आप लोगों में तो बात करना आसान है, दिल्ली में बाकी मीडिया का जो माहौल है, जहाँ भी लेफ़्ट और कांग्रेस का इन्फ्लुएंस है, वहाँ तो इतना गाली मुझे भी खानी पड़ रही है। और मैं खुदा से इस बात की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी हिम्मत दी कि खड़े होके खुले मन से गाली खाने के बावजूद भी सच को सच कहने की मुझे ताकत दी। थैंक यू। बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू मधु जी, आपने गुजरात के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत कुछ बताया। इससे हमारा उनके तरफ से प्रेम और गौरव और बढ़ गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाले की कृपा उन पर हो और इस बार वो विजय होकर इस देश के प्रधानमंत्री बने, यही हमारा सपना है। और आप जैसे और सच्चे जो पत्रकार हैं और आगे बढ़े और सच्चाई पूरे देश में फैला दे, ताकि देश की सबकी आंखें खुलें कि ऐसे एक नेता हमारे देश में, जो सच्चा नेता है, जो सबसे प्यार करता है, वो सबका हित में अपना काम कर रहा है। और अब वक्त है सवाल जवाब का। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो जायज़ सवाल है वो पूछा जाए ताकि वो आपके उत्तर दे। मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपने और हमारा आंखें खोल दी इससे। जी, दो सवाल है। या प्लीज गो अहेड। हाँ, एक एसआईटी के बारे में, एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में जो बता रहा है कि जो रिपोर्ट है वो अभी इट्स नॉट फाइनल, जो रिपोर्ट है वो फाइनल नहीं है। नहीं वो अपील हुआ है, इसीलिए अभी मोदी मुक्त नहीं है, आरोप से मुक्त नहीं है करके एक हाँ जानती हूँ। उसके बारे में क्या बोलते हैं? और एक हाँ। ज्ञानपीठ अवार्डीज जो यहाँ पे है, वो अब मोदी के विरुद्ध कैंपेन में जुड़े हुए हैं। हाँ। चुने हुए ज्ञानपीठ अवार्ड, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, ये कांग्रेस ने ऐसी प्रक्रिया बना दी है कि भारत रत्न भी चमचों को देने लगे हैं, खुद को या दे देते हैं कांग्रेस पार्टी। सारे अवार्ड, चाहे वो ज्ञानपीठ का हो या क्या बोलते हैं, ये जो पद्मश्री, पद्म भूषण, इतना इनको घटिया कर दिया है कि ये चमचों को क्योंकि मिलते हैं तो फिर चमचे लग भी जाते हैं साथ में। मैं जानती नहीं आपके ज्ञानपीठ अवार्डी कौन है, पर दो बातें हैं। एक तो कई लोग, इतने लोग, देखिए जब अमर्त्य सेन जैसे लोग दुष्प्रचार में जुट जाएं, मुझे लगता है आज तक किसी नोबेल प्राइज़ विनर ने अपने नोबेल प्राइज़ का इतना गलत इस्तेमाल दुनिया में नहीं किया होगा जो अमर्त्य सेन कर रहे हैं। अभी क्या है, छोटे मोटे जो इंटेलेक्चुअल हैं सोचते हैं अरे अमर्त्य सेन कह रहा है तो ठीक ही होगा, पर वो झूठ बोल रहा है, सोनिया का दरबारी बन के कह रहा है, ये लोग भूल जाते हैं। मैं सबको क्योंकि बड़े सालों से जानती हूँ और ह्यूमन राइट्स एक्टिविज़म में मेरा बहुत लंबा इतिहास है, तो ये मैं बखूबी समझती हूँ कि अमर्त्य सेन भी कैसे इस चक्कर में आए, कैसे बड़े बड़े नाम जुड़े। मेरे ही कॉलीग्स नरेंद्र मोदी को सुबह से शाम गाली देते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। और बीजेपी ने एक बहुत गलत काम किया है, कभी भी इंटेलेक्चुअल्स के बीच में अपनी दोस्तियां नहीं बनाई, आदान प्रदान करने का माहौल नहीं किया, इसलिए सबको लगता है कि बीजेपी कोई अजीब प्राणी है
और ये इनको इंटेलेक्चुअल्स की कोई कदर नहीं है, इनको दोस्ती भी करनी नहीं आती, ये भी वजह है। तो कुछ जानते नहीं हैं, दूर से सिर्फ गालियाँ सुनी हैं, नेहरू के ज़माने से सुनते आए हैं गालियाँ बीजेपी के लिए, और बीजेपी ने खुद को डिफेंड भी नहीं ठीक से किया। जहाँ तक एसआईटी रिपोर्ट की बात है, देखो एसआईटी रिपोर्ट 5 साल सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर की। एसआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की और फिर कहा कि ये सबमिट हो जहां होनी, गुजरात की कोर्ट में। गुजरात की कोर्ट में उस पर कार्रवाई चली और गुजरात की कोर्ट ने तीस्ता सेटलवाड की पिटिशन, कांग्रेस पार्टी की जो पिटिशनें थीं किसी ना किसी के ज़रिए, उसके कहा इसमें कोई मेरिट नहीं है और ये रिपोर्ट को रद्द करने का कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर की थी, ये नहीं है कि उन्होंने अपनी बस रिपोर्ट मनगढ़ंत। अब क्या है, तीस्ता सेटलवाड का क्या गेम है, ये किसी न किसी तरह चलती रहे। टीवी में नरेंद्र मोदी पर कीचड़ फेंकने का इससे बहाना मिलता है, किसी भी केस को क्लोजर नहीं होने देती। मैं मसलन देती हूँ, एक जज सोनी है, उन्होंने मुझे बताया ये जो केस था गुलबर्ग सोसाइटी का, हाँ 1 साल लगा के उन्होंने फास्ट ट्रैक किया, सैकड़ों विटनेसेस किए एग्जामिन। ये रिटायरमेंट के बाद मैं उनकी इंटरव्यू लेके आई हूँ, और बोले जैसे ही के क्लोजर पे आता है उन्हें लग गया कि मैं कांग्रेस पार्टी के मन मर्जी की रिपोर्ट नहीं दे सकता क्योंकि फैक्ट्स सपोर्ट नहीं करते, तो मेरा तबादला हो गया। फिर से दोबारा शुरू कर दिया केस। हर केस में तीस्ता ने और इनके सहयोगी एनजीओज ने यही किया, हर केस में। गोधरा कांड में भी देखो, जो जेल में गए हैं उसके आरोपियों के सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने लॉयर खड़े किए। और जो इसमें पढ़िए, इस किताब में कितने झूठ बोल के कितने बेतुके सवाल जवाब किए। वो तो कहते गोधरा कांड भी मोदी ने कराया था, या कार सेवकों ने खुद को ही मारा। इतना झूठ, आप दंग रह जाएंगे। एक 6ठी क्लास का बच्चा भी नहीं उनकी बात से कन्विंस हो सकता है, इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। जो केस भी हैं, ये जो एसआईटी रिपोर्ट सुनिए। एफआईआर क्या होती है आपको पता है, एक कानूनी स्टूडेंट के तहत एफआईआर तभी होती है क्रिमिनल केस में जबकि मैं कहूँ इस दिन इतने बजे मैंने ये देखा, ये व्यक्ति आया, इसने इसको चक्कू मारा और ये मेरे देखी या इसकी देखी बात है, हाँ मैं ओके। और एफआईआर विद इन अ सर्टेन पीरियड आपको करनी पड़ती है। जाफरी साहब की मौत के वक्त उनकी विडो ने एफआईआर तब में ये आरोप नहीं लगाए। वो आप एफआईआर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे पागल हो गई सुप्रीम कोर्ट जो इसको दर्ज कर लिया, कैसी है। यूपीए गवर्नमेंट आने के बाद एक नई वो कंप्लेंट देती है, पहले उसकी कंप्लेंट है नहीं, उसमें यह आता है कि पुलिस मुझे बचा के गई थी, ये तो ऊपर बैठी हुई थी, कुछ देख नहीं सकती थी, नीचे मारा मॉब ने। और एहसान जाफरी की विडो तब इतनी खफा थी क्योंकि कांग्रेसी उस मॉब में शामिल थे, ये भी इसमें कई लोगों के बयान हैं। तब कुछ नहीं कहते हैं। यूपीए गवर्नमेंट आने के बाद एक नई शिकायत लिखती हैं कि इसके आधार पे एफआईआर हो, उसमें 63 नाम लोगों के देती हैं। अभी एफआईआर देखो, कोई मरा है, मर्डर हुआ है, तो कैसे एफआईआर होगी कि ये व्यक्ति मैंने देखा, ये मर्डर हुआ या मैंने लाश पाई, इस वजह से मैं कह सकती हूँ। 3-4 साल बाद जो व्यक्ति जाके ये कहे, ये 63 नाम है, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम है, उसमें होम मिनिस्टर का नाम है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स जो देश में नहीं थे विदेश में थे 2 दिन बाद आए उनका नाम है। अब आप बताओ, क्या नरेंद्र मोदी का सारा कैबिनेट गुलबर्ग सोसाइटी में आग लगाने गया था? क्या नरेंद्र मोदी खुद गया था किसी को मारने? पर आप कहते हैं ये 63 लोग दोषी हैं और सुप्रीम कोर्ट मान लेती है और कहती है इसके ऊपर तहकीकात हो जाए, एसआईटी बैठ जाए। फिर भी नरेंद्र मोदी कहते हैं बिठा दो। एसआईटी
12 घंटे उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करती है, सैकड़ों हजारों विटनेसेस के हो चुके हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देती है। हर महीने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करती है और कहती है कि ये नेक काम बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। जब वो रिपोर्ट दिखती है कि कांग्रेस के हक में नहीं, आप कहते हैं एसआईटी दोबारा करो। अभी ये सही है, हाई कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे, अभी तक नहीं किया ना, करेंगे फ्यूचर टेंस में। नंबर 2, यही तो वो चाहते हैं, लटकी रहे। और अगर सोनिया गांधी जी आउट ऑफ पावर चली गई, फिर देखूंगी कैसे चैलेंज करेंगे, किस जज के पास जाएंगे। जब तक यूपीए की सरकार है तभी तक ये सोचते हैं हम सेटिंग कर सकते हैं और केस को लटकाते रहो। लटकता रहे तो छीटा, पर अगर वो सिद्ध भी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट